बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फूड पॉइजनिंग। एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे लोग बहुत जल्दी मुतासर होते हैं और आजकल फूड पॉइजनिंग का मर्ज़ बहुत तेज़ी से बढ़ता है और ये जानलेवा बन जाता है। आज की वीडियो एक बहुत ही पेचीदा मसले पर बनाई गई है। यह है आलूदा या ख़राब खाने या मशरूबात के इस्तेमाल करने के बाद होने वाली फूड पॉइजनिंग, यानी कि जब हम ख़राब खाना या ख़राब मशरूबात पी लेते हैं उसके बाद हमें फूड पॉइजनिंग होता है। ये वीडियो आज की उसके ऊपर है। याद रहे, ये फूड पॉइजनिंग एक जानलेवा मर्ज़ है, चंद ही दिनों में जान ले लेता है। बाज़ केसेस में तो चंद ही घंटों में मरीज़ जान से हाथ धो बैठता है। तो ये फूड पॉइजनिंग एक ऐसा मर्ज़ है जिसे हमें बहुत ही एहतियात के साथ और बहुत ही जल्द जो है ट्रीट करना चाहिए, यानी उसके अदवियात का इस्तेमाल करना चाहिए। यह खाने में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस या कीमियाई जहरीले मादों के नतीजे में हो सकता है। जब भी हम ख़राब खाना खाते हैं तो इन तीन चीज़ों की वजह से, बैक्टीरिया, वायरस या कीमियाई जहरीले मादों की वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाता है। आम अलामात जो आमतौर पर हम महसूस करते हैं फूड पॉइजनिंग की, उसमें नंबर 1 मतली है, उल्टी है, इसहाल यानी कि दस्त का लगना है, पेट दर्द और बुखार शामिल है। यह वो बुनियादी अलामात हैं जिससे हमें इशारा मिल रहा होता है कि फ़ूड पॉइजनिंग अब हो गई है, और इसके इलाज और इसकी बाकी अलामात हम इस वीडियो में आगे जाके पढ़ेंगे। जबकि रिवायती अद्वियात अक्सर रिहाइड्रेशन और अलामात के इंतज़ाम पर तवज्जो मरकूज़ करती हैं। आमतौर पर हम यह समझते हैं कि ये तबीयत जो है, मतली होना, उल्टी होना या दस्त लगना, इसमें डिहाइड्रेशन हो रही है, तो हम अमूमन उन अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं जो डिहाइड्रेशन को बचाती हैं, जबकि यह मर्ज़ इससे ज़्यादा होता है। होम्योपैथी बुनियादी अलामात को हल करके और जिस्म के कुदरती शिफा याबी के अमल को सपोर्ट करके फूड पॉइजनिंग के इलाज के लिए एक जामे नुक्ता नज़र और इलाज पेश करती है। अब होम्योपैथिक में एक ऐसा कमाल है कि जो भी नुकसान फूड पॉइजनिंग की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से हो चुका होता है, तो होम्योपैथिक उन तमाम तरह असरात को ख़त्म करती है और फिर अच्छे तरीके से इंसान की सेहत को बहाल करती है। अब हम फूड पॉइजनिंग के बारे में थोड़ा तफसीलन देख लेते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा मर्ज़ है जो बच्चों बड़ों को अचानक होता है और चंद ही दिनों में उनके लिए जानलेवा साबित होता है। नौजिया यानी कि मतली होना, A queasy feeling in the stomach often accompanied by the desire to vomit, यानी कि मैदे के अंदर जो है तकलीफ देह अमल शुरू हो जाता है और ऐसा महसूस हो रहा होता है कि ये जो मतली है ये उल्टी हो जाएगी और जो भी खाना खाया है वो बाहर आ जाएगा। ये खाली पेट भी महसूस होती है और भरे हुए पेट में भी महसूस होती है जब हम तेज़ाबी या ख़राब खाना खा चुके होते हैं। वॉमिटिंग, एक्सपल्जन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ, मुंह के ज़रिए उल्टी होती है और मुंह भर के जो है कह होती है, और जब एक दफ़ा कह हो जाती है लेकिन मैदा अंदर से फूड पॉइजन का शिकार होता है और जब हम दोबारा थोड़ा सा भी खाते हैं दोबारा से उल्टी होना शुरू हो जाती है। डायरिया, फ्रीक्वेंट लूज एंड वाटरी स्टूल, यानी कि ऐसा पतला पानी की तरह दस्त आता है कि जैसे महसूस होता है कि पूरे जिस्म से पानी का अखराज हो गया है और पानी ख़त्म होता है। और अगर फूड पॉइजनिंग की यह सबसे ख़तरनाक अलामत है कि डायरिया अगर 2-3 दिन तक रह जाए और इसके साथ वॉमिटिंग हो, तो फिर छोटा बच्चा बहुत तेज़ी से और बड़े अफराद जो है 2 या 3 दिन के अंदर बिल्कुल जानलेवा कंडीशन में चले जाते हैं। एब्डोमिनल पेन, जाहिर सी बात है, क्रैम्पिंग और डिस्कम्फर्ट इन द स्टमक एरिया, आपके मैदे के अंदर आपको तकलीफ महसूस होती है। यह अलग अलग नौइयत की होती है। बाज़ दफ़ा आपको गोला महसूस होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा महसूस होता है जैसे गैस भरी हुई है, और बाज़ दफ़ा ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ अटक गई है जो ना ऊपर जा रही है और ना नीचे निकलने में आ रही है। तो ये 3 अलामत होती हैं जब आपको एब्डोमिनल पेन शुरू होता है। फीवर, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर ऑफन अकम्पनीड बाय चिल, अमूमन बहुत कम लेकिन ज़्यादा तो नहीं, ये फूड पॉइजनिंग में बुखार की भी कैफियत होती है। जब आपको फूड पॉइजनिंग यानी कि 3 से 4 दिन से ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको बुखार की कैफियत होना शुरू हो जाती है। हेडेक, जनरलाइज पेन इन द हेड, ये एक आम अलामत है क्योंकि जब भी फूड पॉइजनिंग होगी, मैदा ख़राब होगा, पेट में दर्द होगा, तो जो गैस्ट्रिक प्रेशर है जिसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कहते हैं, उसकी वजह से यह सर की तरफ बढ़ता है और सर दर्द होना शुरू हो जाता है। मसल्स पेन, एकिंग मसल्स एंड जनरल मेलिसिस, अब इसमें होता क्या है कि जब आप बार बार उल्टी करते हैं तो मैदा दुख जाता है, आपके जिस्म के तमाम मसल्स दुखते हैं, ख़ासतौर पर कंधे के, सीने के, पेट के, आपको शदीद दर्द का एहसास होना शुरू हो जाता है। सीक मेडिकल अटेंशन इफ, अब हमें मेडिकल अटेंशन यानी कि अद्वियात का कब इस्तेमाल करना है। सिवियर सिम्टम, यानी जो ऐसी सिम्टम जो आपको ज़्यादा ख़तरे से बहुत तेज़ी से मौत के मुंह में ले जाएंगी। सिम्टम्स आर सवियर और परसिस्टेंट, यानी ऐसी सिम्टम जो ख़तरनाक हैं और मुसलसल अगर रहें, जैसे कि वॉमिटिंग, डायरिया और हाई फीवर, आपको उल्टी हो रही है, दस्त हो रहा है और तेज़ बुखार है, तो फ़ौरन आपको होम्योपैथिक अद्वियात की ज़रूरत है ताकि आपका ये मसला हल हो सके।
Dehydration, sign of dehydration such as dry mouth, excessive thirst, reduced urine output और dizziness। यानी कि डिहाइड्रेशन आपको ऐसे पता लगेगा कि आपका मुंह खुश्क हो जाएगा, एक्सेसिव थ्रस्ट बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, रिड्यूस यूरिन आप जो पेशाब करेंगे उसकी मिकदार बहुत कम हो जाएगी, और डिजीनेस और चक्कर आएंगे। तो आप समझ जाएंगे इस फूड पॉइजनिंग की वजह से, उस बैक्टीरिया उस वायरस की वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है। ब्लड इन स्टूल और वॉमिट, जब ये फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा हो जाए और इसका वायरस ज़्यादा इन्फेक्शन और बैक्टीरिया आपके इंटरनल यानी कि छोटी आंत बड़ी आंत मैदे को मुकम्मल तौर पर मुतासर कर दे तो फिर खून आना शुरू होता है। प्रेजेंस ऑफ ब्लड और ब्लैक टैरी स्टूल, ये जो ब्लड है ये उल्टी के अंदर भी और आपके पखाने के अंदर भी शामिल होकर आ सकता है। ये फूड पॉइजनिंग की सबसे ख़तरनाक यानी आखिरी अलामतों में से एक अलामत होती है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम लाइक ब्लड विजन, आपको धुंधला दिखाई देगा, कन्फ्यूजन, आप परेशान रहेंगे, डिफ़िकल्ट स्पीकिंग, आपको बोलने में तकलीफ होगी क्योंकि सीना और पेट मुतासर हो चुका होगा, विच में इंडिकेट सिवियर कॉम्प्लिकेशन। इसका मतलब ये कि अब आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर अमल हो रहा है और असरअंदाज हो रहा है ये फूड पॉइजनिंग। Chronic condition, individual with pre-existing health conditions or weakened immune system should seek medical advice। इन कंडीशन में जो कि मैंने ऊपर बयान किया, आपने फ़ौरन अद्वियात का इस्तेमाल करना है, और ऐसी सूरत में बेहतरीन अद्वियात जो है वो होम्योपैथिक ही की होती हैं ताकि ये फूड पॉइजनिंग से आप निकल सकें और आपका मैदा जो है बहाल हो सके और उसकी सेहत बरकरार रह सके, जो कि अद्वियात मैं इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊँगा। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं यानी कि आपकी जान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। उसमें नंबर 1 है कंजप्शन ऑफ रॉ और अनकुक्ड फूड, ऐसा भुसा हुआ या कम पका हुआ या कम भुना हुआ खाना खाना, जैसे कि मीट, गोश्त है, एग, अंडे है, या सी फूड या समुद्री खुराक है। अमूमन ये वो अद्वियात या वो खुराकें जिनसे ये आपको तेज़ी से फूड पॉइजनिंग होती है। पुअर हाइजीन प्रैक्टिस, यानी ऐसी जहाँ पे आप मयारी तौर पर साफ़ सुथराई ना हो, इनसफिशेंट हैंड वॉशिंग और अनसैनिटरी किचन कंडीशन, ऐसे किचन में पका हुआ खाना जहाँ पे सफाई सुथराई नहीं है, बर्तनों को साफ़ सुथरा नहीं किया जाता, हाथों को नहीं धोया जाता, उससे भी फूड पॉइजनिंग होने का खदशा होता है क्योंकि हाथों में लगा बैक्टीरिया आपके खुराक के ज़रिए आपके मैदे तक पहुंच जाता है। कंटेमिनेटेड वाटर, ड्रिंकिंग और यूजिंग कंटेमिनेटेड वाटर फॉर फूड प्रिपरेशन, यानी कंटेमिनेटेड का मतलब होता है कि बोसीदा और पुराना पानी जैसे हमने कैन में बहुत अरसे तक रखा हुआ हो और फिर हम उसको खाने या पीने के लिए इस्तेमाल करें तो फूड पॉइजनिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फूड हैंडलिंग, इम्प्रॉपर स्टोरेज और हैंडलिंग ऑफ फूड लीडिंग टू बैक्टीरियल ग्रोथ। फूड हैंडलिंग का मतलब यह है कि आपने खाना रात में किचन में छोड़ दिया और उसका रेफ्रिजरेटर में रखना भूल गए और सुबह उठ के आपने उसको खा लिया, तो इस कंडीशन में भी ये फूड पॉइजनिंग का सबब बनता है। अमूमन जो हम बाहर के खाने खाते हैं या बाहर का जो ज़्यादा खाने के शौकीन होते हैं वो अमूमन उनको वो खाना पेश कर देते हैं जो उन्होंने रात में अच्छे तरीके से प्रिजर्व नहीं किया होता, कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा होता है, और वो हल्का सा बोसीदा होता है जो बाजार फ्राई होने के बाद महसूस नहीं होता और वो मैदे में जाके फूड पॉइजनिंग का सबब बनता है। Travel, consuming contaminated food or water while traveling to areas with lower sanitation standard। हम अमूमन उन इलाकों में ट्रैवल करते हैं जहाँ पे जो है हमें बहुत सीधा और पुराना पानी मिलता है जिसकी वजह से हमें ये मसला हो जाता है। डॉक्टर मुकरम अपने इस यूट्यूब चैनल पर हर बीमारी के अलामात और वजूहात बताते हैं। मर्ज़ को तफसील से बयान करने के बाद उनकी बेहतरीन होम्योपैथिक अद्विया तजवीज़ करते हैं, इनका इस्तेमाल भी बयान करते हैं। अब तक पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर कई हज़ार मरीज़ इनको अपना बिगड़ा हुआ क्रॉनिक केस बताकर अद्वियात ले चुके हैं और तकलीफ दे मर्ज से हमेशा के लिए निजात हासिल कर चुके हैं क्योंकि डॉक्टर मुकरम होम्योपैथिक इलाज के बुनियादी असूलों को मद्देनज़र रखते हुए अद्वियात फ़ाइनल करते हैं यानी कैंट रिपर्टराइजेशन के ज़रिए, और अपने 17 साल तजुर्बे की बुनियाद पर अद्वियात का इस्तेमाल कराते हैं। अपने मुश्किल और पेचीदा मर्ज़ में डॉक्टर मुकरम से उनके व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें जो स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हर किस्म के मुश्किल और पेचीदा अमराज में अब तक पाकिस्तान में बेशुमार लोगों ने रब्ता किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब मैं आपको 4 बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ। नंबर 1 हमारे पास है आर्सेनिक एल्बम, नंबर 2 हमारे पास है नक्स वोमिका, नंबर 3 हमारे पास है कार्बोवेज, और हमारे पास नंबर 4 है पोडोफाइलम। इन 4 दवाइयों का आपने इस्तेमाल करना है। इन 4 दवाइयों से इंशाल्लाह आपका जो मसला है फूड पॉइजनिंग का वो बड़ी आसानी से हल हो जाएगा और आपको मुनासिब तरीके से इसमें फ़ायदा भी पहुँचेगा क्योंकि ये चारों दवाइयाँ मतली में, उल्टी में, पेट के दर्द में और गैस भरने में, पेट के अंदर सेंसिटिविटी होने में और पानी जैसे डायरिया आने में बेहतरीन होम्योपैथी की अद्वियात शुमार की जाती हैं। आपने दवा को इस्तेमाल किस तरीके से करना है कि 2-2 दवा को मिलाकर इस्तेमाल करें। तबीयत अगर आपकी ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा उल्टी, ज़्यादा दस्त हो रहा है तो 30-30 मिनट के फ़र्क से आप इसको इस्तेमाल करें, और जब तबीयत बहाल हो जाए तो 2 से 4 घंटे के फ़र्क से आप इस्तेमाल करें, लेकिन कम से कम 5 से 6 दिन इस्तेमाल करते रहें। इसी तरह 10 से 15 कतरे आपने डालने दोनों दवाइयों को मिलाकर। मैंने क्योंकि 2 ग्रुप बताएं, पहली और दूसरी को और तीसरी और चौथी को, आपने 10 से 15 कतरे मिला के डालने हैं आधा कप पानी में और फिर एक एक घूंट करके आपने इस्तेमाल करना है।
और अगर इस्तेमाल आपको समझ नहीं आ रहा तो मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप रब्ता करके इस दवाइयों का इस्तेमाल करने का तरीका जान सकते हैं। अगर आपका मसला पुराना हो गया, पेचीदा हो गया और क्रॉनिक हो गया है और आप बहुत सारे इलाज भी करा चुके और कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप इन अद्वियात से आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर आपको हाई पावर, ज़्यादा पावर की और ज़्यादा ग्रुप की दवाइयाँ इस्तेमाल करानी पड़ेंगी, ताकि आप में जो वायरस और जो बैक्टीरिया आपके मैदे को, छोटी आंत और बड़ी आंत को नुकसान पहुँचा चुका है वो सही हो जाए। तो इस सूरत में आप डॉक्टर मुकर्रम से फ़ोन पर रब्ता करें और मुकम्मल इलाज जो है अपने लिए तजवीज़ कराएँ। अल्लाह हाफ़िज़।